हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में करने वाले हैं और 100% एनसीईआरटी करेंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर का नाम है। अगर हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस बात को हम इस तरह से समझेंगे कि हम अगर अपने कमरे में देखें तो आपको पंखा दिखेगा, कुर्सी दिखेगी, बॉटल दिखेगी। तो इन सभी वस्तुओं का आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होगा। ऐसा थोड़ी ही होता है कि बॉटल पंखे जैसा दिखता है और पंखे बॉटल जैसा दिखता है, ऐसा तो होता नहीं है। उसी तरह सबका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। और जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, हम भोजन खाते हैं, पत्थर हो या बादल हो, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपको पदार्थ का डिफिनीशन दे दिया, मतलब परिभाषा दे दिया। पदार्थ का परिभाषा क्या होगा कि जो भी वस्तु द्रव्यमान हो, जिसके पास, जिस भी वस्तु के पास द्रव्यमान होता है या जो भी वस्तु कुछ स्थान घेरती है, कुछ प्लेस को ऑक्युपाई करता है या आयतन घेरती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पदार्थ कहते हैं। अब एक एक लाइन को समझते चलते हैं। प्राचीन काल से यानी पुराने काल से ही मनुष्य जो है अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है कि हमारे आसपास कौन सी वस्तु कैसी है, इस चीज को समझने का प्रयास करता रहा है क्योंकि मनुष्य का ऐसा नेचर है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, यानी 5 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, जो भारत के पुराने दार्शनिक थे। और इन 5 मूल तत्वों को पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व कौन कौन है? 5 तत्व हैं। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। गिन लीजिए, ये 5 तत्वों को ही पंच तत्व कहा गया है। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे वह आपके रूम में पड़ा हुआ पंखा हो, बॉटल हो, टेबल हो, सभी इन्हीं पंच तत्व से बने हुए हैं पुराने फिलोसफर के आधार पर। चाहे वो सजीव वस्तु हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के सभी पंच तत्वों से बने हुए हैं। आपने अपने घर में बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि हमारा देह, हमारा काया या हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना हुआ है और एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो ये पंच तत्व क्या है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, यही वो पंच तत्व है। आगे लिखा है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म मतलब फिजिकल जो उनका नेचर होता है, एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर, यानी उनका जो केमिकल नेचर होता है उसके आधार पर 2 प्रकार में क्लासिफाई किया है, 2 प्रकार में बांटा है। इस मतलब चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग केमिकल नेचर के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या पढ़ने हैं? इस चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। अब पदार्थ के कुछ भौतिक गुणधर्म और स्वरूप होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। प्राचीन काल में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का मानना था कि पदार्थ बिल्कुल लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, बिल्कुल हार्ड होते हैं। और दूसरे विचारधारा के लोग कह रहे थे कि नहीं भाई, पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं, मतलब छोटे छोटे कण जो होते हैं वो उन्होंने मिलकर पदार्थ का निर्माण किया है, ऐसा कहना था। तो इन दोनों बातों को हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, क्रियाकलाप करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि पदार्थ के स्वरूप में क्या होता है, इसका हम लोग निर्णय कर लेंगे। क्रियाकलाप 1.1 जो आपको दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर के थ्रू समझते हैं। आपको एक 100 ml का बीकर लेना है। 100 ml का क्या करना है? एक कोई भी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बीकर लेना है, बर्तन लेना है। उसमें आपको एक स्तर तक जल भरना है, आधा भर लेना है जल। और जल जिस स्तर तक भरा हुआ है उसमें क्या करना है? एक लाइन लगा देना है, एक रेखा खींच देनी है कि हाँ जल इस स्तर तक भरा हुआ था, ताकि बाद में आपको पता चल सके कि जल के स्तर में बढ़ोतरी हुई है या घटोतरी हुई है एक्सपेरिमेंट करने के बाद। उसके बाद क्या करना है? जैसे आप शरबत बनाते हो उसी तरह 2 चम्मच चीनी या नमक उस जल में घोल देना है। घोलने के बाद आपको ये
पता करना है। देखो 2-3 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए हुए। प्रश्न संख्या 1 आपको दिया है कि जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें कि क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया और आपके अनुसार जो नमक हमने डाला उस पानी में उसका क्या हुआ। इन दोनों के जवाब को हम पहले समझते हैं। जब हम इसमें जब शरबत बनाते हैं और पानी में जल में नमक को हम घोलते हैं तब क्या होता है कि हमारे हिसाब से जल के स्तर में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब भी हम कभी बाहर से कोई भी सामान या कोई भी पदार्थ डालते हैं जल में तो जल के स्तर में क्या होता है, जनरली बढ़ोतरी होती है। तो अभी भी होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपके मन में यह सवाल आएगा कि जब जल के स्तर में बढ़ोतरी नहीं हुई तो बाहर से जो हमने नमक या चीनी डाला उसका क्या हुआ। तो इसका जवाब आपको यहाँ पर बुक में दिया हुआ है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तब क्या होता है, नमक के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो जल के कणों के बीच जो स्पेस होता है, जो रिक्त स्थान होता है, वहां पर जाके समावेशित हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जल के कणों के बीच में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रिक्त स्थान होते हैं। तो फिजिकल स्टेट क्या निकला कि दो कणों के बीच में रिक्त स्थान हो सकता है। ये गौर करने की बात है। अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो नमक जाकर के कहां पर समावेशित होता, कहां पर जाकर के बैठता, उन्हीं रिक्त स्थानों के बीच में बैठा ना। तो दो कणों के बीच में क्या है, एक रिक्त स्थान है। इसी वजह से जल का स्तर में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलता है हमें। इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये सीखा। अभी हमने पदार्थ के कण के बारे में पढ़ा कि उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। अब ये हमारे सामने सवाल आया कि पदार्थ के जो ये कण हमने पढ़ा है वो कितने छोटे होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितने छोटे होते हैं। आपको इस क्रियाकलाप या एक्टिविटी के थ्रू इसको समझना होगा। पोटासियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल, क्रिस्टल यानी चीनी के दाने के आकार का 2 या 3 क्रिस्टल को आप 100 ml पानी में घोल देंगे लेकर के। और इस घोल को मतलब जब आप घोलेंगे तो आप देखेंगे, आप ये पाएंगे कि पानी जो है वो रंगीन हो गया है। अब उस रंगीन पानी में से, जो रंगीन पानी आपने 100 ml अभी जस्ट घोला था, उस घोल में से लगभग 10 ml घोल जो है वो निकाल लेंगे और उसे 90 ml जल में मिला देंगे। देखिए दोबारा वक्त में यहाँ 90 ml जल में मिला दिया गया। तो 90 में हमने 10 ml घोला तो वापस से 100 ml जल हमको मिल गया। अब इस जो 100 ml जल मिला उसमें से वापस से 10 ml निकाल करके वापस से नेक्स्ट वाले 90 ml में मिला देंगे। देखिए यहाँ 3-4 बर्तन दिया हुआ है, तो पहले वाले में से निकाल के दूसरे वाले में डाल रहे हैं, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह से करते जा रहे हैं। 10 ml निकाल निकाल के मिलाते जा रहे हैं। इसी प्रकार से इस घोल को 5 से 8 बार तक एक में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, इस तरह से तनुकृत करते रहेंगे, डाइल्यूट करते रहेंगे। अब आपके सामने ये सवाल आया कि क्या पानी का रंग यानी क्या जल अब भी रंगीन है? पहले तो रंगीन था पोटासियम परमैंगनेट की वजह से, पर क्या जल अब भी रंगीन है? तो आप पाएंगे कि जी हाँ, पानी का जल जो है वो अब भी रंगीन है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जब हमने पोटासियम परमैंगनेट डाला तो पहले ज्यादा रंगीन था, उसके बाद हल्का कम रंगीन हुआ, उसके बाद हल्का और कम हुआ, उसके बाद बिल्कुल हल्का हो गया, लेकिन रंगीन तो है। ऐसा तो नहीं है कि पानी जो कलरलेस होता है वैसा हो गया, रंगीन तो अभी भी है। तो क्या पूछ रहा है, क्या जल अब भी रंगीन है? हाँ है। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। 2 से 3 क्रिस्टल ने इतना रंगीन कर दिया पानी को कि 5 से 8 बार तक हमने उसको डाइल्यूट किया, फिर भी पानी अभी भी रंगीन है। इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटासियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, जो कि 1000 लीटर, भी रंगीन हो गई। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे, बहुत सारे सूक्ष्म कण होंगे, और उन्हीं सूक्ष्म कणों से वो क्रिस्टल बना होगा, और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहे होंगे। इसी वजह से क्या हो गया, पानी क्या है, अभी भी रंगीन है। और पदार्थ कितना छोटा है वो यहाँ पर आपको बॉक्स बना के दे दिया कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इतने छोटे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर ये आपको क्रियाकलाप दिया हुआ था। आगे है पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हमने पहले वाला क्रियाकलाप देखा था अभी जस्ट, ये वाला पानी वाला, जिसमें हम नमक और शरबत बनाए थे नमक डाल करके। तो उसमें हमने देखा था कि नमक जो है पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था वहां पर जाकर के बैठ गया था। तो हमने ये गुण तो पहले पढ़ लिया, पदार्थ के गुण को तो हमने पहले ही पढ़ लिया ना,
क्या है गुण? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये गुण तो हमने पहले पढ़ लिया है। आगे चलते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इस क्रियाकलाप को समझते हैं हम अभी। हमें पढ़ना है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दो क्रियाकलाप आपके सामने है। अपनी कक्षा के किसी भी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। उसकी सुगंध लेने के लिए आपको उस अगरबत्ती के कितना निकट जाना पड़ता है, ये आप गौर करें। उसके बाद क्या करें? आप उस अगरबत्ती को जला दें। उसके बाद क्या होता है? क्या दूर से ही आपको उस अगरबत्ती की सुगंध महसूस होती है? क्या आपको उस अगरबत्ती की सुगंध मिलती है? ये पूछा गया है। और अपने प्रेक्षण को नोट करें कि क्या हो रहा है। तो आप देखिएगा कि जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं, उसके बाद हमें जल्दी सूंघने में मदद मिलती है एज कंपेयर टू जब वो अगरबत्ती नहीं जल रहा था। जब अगरबत्ती नहीं जल रहा था तो अगरबत्ती का खुशबू लेने के लिए हमको उसके बहुत ज्यादा समीप जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है अगरबत्ती के जलने के बाद। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पदार्थों के कणों में गतिक ऊर्जा होती है और तापमान जब बढ़ता है तो कणों की गति और तेज हो जाती है क्योंकि गतिक ऊर्जा अधिक हो जाती है। तो इस वजह से जब हमने टेम्परेचर दिया, मतलब अगरबत्ती को जब हम जलाया, तो उसका गतिक ऊर्जा बढ़ गया और आपको दूर से ही उसकी सुगंध आपको मिलने लग जाती है। दूसरा क्रियाकलाप आपके सामने है कि जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। जल से भरे क्या करना है? एक गिलास लेना है आपको और उसमें क्या करना है? इस तरह से पानी भर लेना है और पानी को बिल्कुल स्थिर होने देना है। पानी में बिल्कुल हलचल नहीं हो, वैसा कंडीशन आपको देना है। उसमें क्या करना है? आप एक ड्रॉपर लीजिए और ड्रॉपर की मदद से लाल या नीली जो है वो स्याही डाल दीजिए। लाल या नीली क्या कर देंगे हम यहाँ पर? आपको दिखा देता हूँ। लाल या नीली हमने स्याही डाल दी। देखिए आपको पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक ग्लास है और उसमें हमने यहाँ पर ड्रॉपर की मदद से लाल या नीली स्याही इसमें हम डाल रहे हैं। तो जब आप इसमें स्याही डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये तो बिल्कुल स्थिर था क्योंकि हमने ग्लास को बिल्कुल स्थिर रखा था, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था। तो ये स्याही इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़े समय के बाद आप देखिएगा ये स्याही बिल्कुल इस पानी में मिक्स हो चुका है, मिल चुका है, यानी पानी का रंग भी नीला या लाल हो चुका है, बिल्कुल स्याही के कलर जैसा। तो ये कैसे हो गया? ये इस तरह से हुआ क्योंकि हमने देखा कि कणों के बीच गतिक ऊर्जा होती है, कणों के बीच कुछ गति होती है। पदार्थ के कण हमने अभी जस्ट पढ़ा कि गतिशील होता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि जब हमने स्थिर पानी में, स्थिर ग्लास के पानी में भी इंक स्याही डाला, तब क्या हुआ कि वो उसमें मिक्स हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसके बीच में गति था। इससे हमें ये पता चल गया इस क्रियाकलाप से। अब आगे चलते हैं। ऊपर दिए गए जितने भी क्रियाकलाप थे उससे हमें 2-3 बातें समझ में आया। क्या है वो बातें? पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा है कि हमने शांत पानी डाला था और उसमें स्याही डाल दी थी, फिर भी स्याही पूरे पानी में फैल गया और पानी का कलर नीला या लाल हो गया। जैसा स्याही का कलर था वैसा पानी का कलर हो गया। तो इससे पता चला कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिक ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिक ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गतिक ऊर्जा बढ़ती है तभी तो कणों की गति तेज होती है। इसका भी एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में अगरबत्ती जलाया था और जब अगरबत्ती जला था तो तापमान बढ़ने से क्या हुआ? गतिक ऊर्जा तेज हो गई और जले हुए अगरबत्ती की खुशबू हमारे नाक तक पहले पहुंच गई, है कि नहीं? तो इस तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स यानी अतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होते हैं और दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः यानी अपने आप ही मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। यहाँ पर आपको विसरण का परिभाषा दे दिया। ध्यान रखिएगा कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब आपको पीछे मिल चुका है कि तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है? कणों की गति तेज हो जाती है और गति क्यों तेज हुई? क्योंकि गतिक ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तो विसरण भी क्या होता है? तेज हो जाता है। अब कणों की गति के बारे में 2-3 पॉइंट यहाँ पर हम समझ लेंगे जो आगे काम देगा। हम जानते हैं कि 3 स्टेट में मैटर रहता है। कौन कौन? ठोस में, सॉलिड स्टेट में, द्रव्य में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो कणों की गति जो होती है वो ठोस में सबसे कम होती है, द्रव्य में
मध्यम होती है, बिल्कुल मीडियम होती है, और गैस में सबसे ज्यादा अधिक होती है, बिल्कुल इधर उधर भागते रहते हैं कण। इसका कारण ये है कि ठोस में जो समूह होते हैं कण के, उन्होंने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है। ठोस में क्या कर रखा है, सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है, द्रव्य में उससे कम बल से पकड़ रखा है, और गैस में बिल्कुल ही कम है बल। जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बिल्कुल ही कम है। तो वहां पर बिल्कुल कम है, रेसिस्टेंस बहुत कम है, तो वहां पर कणों की गति क्या है, बहुत ज्यादा है, और ठोस में सबसे कम है, ये ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट है आपके सामने कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको समझने के लिए फिर से आपको एक एक्टिविटी दिया है, क्रियाकलाप दिया है। इस खेल को आपको खेलना है, एक मैदान में खेले या आपने खेला भी होगा, मानव श्रृंखला बनाया होगा स्कूल में, तो उसी तरह का यह खेल है। आपको इस तरह से 4 समूह बनाना है और मानव श्रृंखला बनाना है। पहला समूह जो है वह इदमिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले कमर के पास से। देखिए ये जो पिक्चर दिया हुआ है आपके सामने, यहाँ पर जो पिक्चर दे रखा है, तो उसमें जो नर्तकियां हैं ये क्या कर रखे हैं, नर्तक एक दूसरे को कमर से कस के पकड़े हैं, तो आप इस तरह से पकड़ ले। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले, और तीसरा समूह सिर्फ उंगली के सिरे से छूकर यानी सिर्फ उंगली से मानव श्रृंखला बना ले, और चौथा समूह ऊपर दिए गए वर्णित यानी उपरोक्त जो दिए गए हैं तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़ना है उन समूह को, और छोटे समूह में बांटना है, छोटे समूह में। तो उनसे चौथे समूह से एक सवाल पूछा गया है कि आपको क्या लगा, किस समूह को तोड़ना सबसे आसान था और क्यों? तो आपका क्या जवाब होगा, यहां पर समझते हैं। देखिए चारों में जो सबसे टाइट एक दूसरे को पकड़ा हुआ होगा उसको तोड़ना बिल्कुल मुश्किल होगा, और जिसने सबसे ज्यादा लूज एक दूसरे को पकड़ा होगा बिल्कुल आसानी से उसको तोड़ सकते हैं। तो इन्होंने जिन्होंने कमर से पकड़ा था, देखिए जो ये जो नर्तक हैं एक दूसरे को कमर से पकड़ के रखे हैं, तो इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल था। चौथे समूह ने ये जवाब दिया। अगर जिसने हाथ से पकड़ा होगा और मानव श्रृंखला बनाया होगा उसको तोड़ना थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल था, और जिसने उंगली के सिरे से छूकर श्रृंखला बनाई होगी सिर्फ उंगली से, उसको तोड़ना सबसे ज्यादा आसान था। अब ये कंसेप्ट का यूज आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट को समझने में हेल्प करेगा। देखिए कैसे, बिल्कुल एक एक लाइन को क्रिस्टल क्लियर समझते चलेंगे। अब हम सबसे पहले अब क्या पढ़ने वाले हैं, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ते हैं। अपने आसपास के पदार्थों को हमें ध्यान से देखना है। ये कितने प्रकार के हैं, तो बहुत प्रकार के। हमारे आसपास में बहुत पदार्थ है। हम पाते हैं कि पदार्थ जो हैं 3 रूप में होते हैं, कई सारे पदार्थ हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने आसपास के पदार्थ को देखेंगे और उसको वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। इस तरह से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पदार्थ की जो ये स्टेट है, जो अवस्था है, उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। ये क्या लिख दिया, अभी समझते हैं। हम पदार्थ के 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में यहां पर हम पढ़ते हैं। ठोस क्या होता है? ठोस का यहां पर आपको एक डिफिनीशन दिया है। वैसा वस्तु जिसका एक निश्चित आकार हो, स्पष्ट सीमा हो तथा स्थिर आयतन हो, उसको हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। मतलब एक फिक्स शेप हो, फिक्स उसका एक बाउंड्री हो, और एक क्या बोले स्थिर आयतन हो, बिल्कुल भी वो वेरी नहीं करना चाहिए। और ठोस का दूसरा एक क्राइटेरिया है कि बाहरी बल लगाने पर भी क्या होना चाहिए, ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बाहर से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ठोस क्या होता है, वो अपने आकार को बनाए रखते हैं। और ज्यादा बल लगाने पर ठोस जो है, जो सॉलिड्स जो है, वो टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। अभी इन बातों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे आपके बुक में ही दे रखे हैं, उसी एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। रबर बैंड जो आप लोगों ने देखा होगा, यूज किया होगा, उसको क्या माना जाएगा? क्या वह ठोस है? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, बदला जा सकता है, क्योंकि रबर को खींचते हैं तो वो अपना आकार बदलता है और फिर वापस से अपने आकार में वापस आ जाता है। लेकिन अगर आप बाहरी बल, आप बल जो है, फोर्स जो है, एक्स्ट्रा जब आप लगा देते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है। तो क्या ये ठोस होगा? बिल्कुल होगा।
क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि जब ठोस पर बाहरी बल लगाते हैं तो वो वापस से अपने आकार को बनाए रखने का कोशिश करता है और अपने आकार में आ जाता है। लेकिन अत्यधिक बल लगाने पर ठोस क्या करता है, टूट सकता है, लेकिन उसका आकार नहीं बदलता, उसी को तो ठोस कहते हैं। तो रबर बैंड के केस में भी तो ऐसा हुआ कि वो ज्यादा बल लगाने पर टूट गया, लेकिन उसने अपना आकार नहीं बदला। तो क्या उसको ठोस कहना उचित होगा? बिल्कुल हाँ, रबर बैंड क्या है, एक ठोस है। अब विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? क्योंकि अब जब लिक्विड को हम पढ़ेंगे तो लिक्विड का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वो किसी भी बर्तन का आकार ले लेते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक भी उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। तो क्या हम उनको ठोस कह सकते हैं? उनको तो ठोस नहीं कहना चाहिए, तो बिल्कुल उसको भी ठोस कह सकते हैं। इसका उत्तर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि चाहे हम नमक को अपने हाथ में ले, किसी प्लेट या जार में रखे, इनके क्रिस्टल का जो चीनी के दाना होता है, नमक का दाना होता है, उसका आकार नहीं बदलता। वो उस बर्तन का शेप जरूर ले लेता है, लेकिन उसके क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। आगे प्रश्न संख्या सी आपको दिया है कि स्पंज क्या है। स्पंज जो आपने देखा भी होगा, क्या वह ठोस है? तो देखिए, स्पंज में क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। अब छेद है तो वहां पर एयर पहले से प्रेजेंट होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वो वायु क्या होती है, बाहर निकलती है, और जिससे इसका स्पंदन क्या होता है, संभव होता है। लेकिन जब हम दबा करके जब हम अपना बल हटाते हैं, वहां पर से फोर्स हटाते हैं, तब क्या होता है, वो वापस से अपने शेप को गेन कर लेता है, वो वापस से अपने आकार में आ जाता है। तो क्या इसको ठोस कह सकते हैं? तो ठोस का परिभाषा ही यही था कि ज्यादा बल लगाने पर टूट जाए लेकिन आकार नहीं बदले, और अगर कम बल लगाए हैं तो वापस से अपने आकार में आ जाए। तो स्पंज को भी जब हम बल हटाते हैं तो वो अपने आकार में आ जाता है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। समझ में आ गया? एक बात हम अभी समझ लेते हैं कि ठोस, द्रव्य और गैस में से जो ठोस के पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, वो आपस में बहुत टाइटली बॉन्ड रहते हैं, बहुत आपस में बिल्कुल टाइटली लिंक्ड होते हैं। इस वजह से उसको तोड़ना मुश्किल है। और द्रव्य के जो कण होते हैं वो ठोस के कंपेयर में, ठोस के तुलना में क्या होते हैं, उनके जो कण होते हैं वो थोड़े से कम लिंक्ड होते हैं, उनके में जो पकड़ होती है वो थोड़ी सी कम होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पीछे एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि नर्तकी एक दूसरे को बिल्कुल टाइट पकड़ ली थी, किसी ने मानव श्रृंखला बनाया तो हाथ से पकड़ के बनाया, उनको तोड़ना ज्यादा आसान था, और जिसने बिल्कुल उंगली से बनाया था उनको तोड़ना सबसे ज्यादा आसान था। तो उसी तरह ठोस में जो है बिल्कुल टाइटली लिंक्ड होता है, बिल्कुल पकड़ जो होती है वो मजबूत होती है। और लिक्विड में जो है, द्रव्य में जो है, उनके कणों की पकड़ ठोस की तुलना में थोड़ी सी कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। तो अब इस पॉइंट का हम यूज करते हैं कुछ समझने में। देखिए, वातावरण की गैस जो है वो क्या होते हैं, विसरित होकर जल में घुलती है। वातावरण की जो हमारी गैस होती है वो क्या होती है, विसरित होकर जल में घुलती है, और ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। अब सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए, चाहे वो जल में रहे या धरती पर रहे, श्वास लेते हैं। लेकिन जो जल में रहने वाले जंतु है वो श्वास कैसे लेंगे? वो जल में घुली ऑक्सीजन के कारण क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव्य में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। मैंने अभी बताया कि ठोस में क्या होते हैं कि जो कण होते हैं वो आपस में टाइटली लिंक्ड होते हैं, आपस में बिल्कुल मजबूती से उनकी पकड़ होती है। तो इस वजह से ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव्य अवस्था में पदार्थों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। क्यों स्वतंत्र रूप से गति करते हैं? क्योंकि उनकी पकड़ थोड़ी सी कम होती है। किसकी तुलना में थोड़ी सी कम होती है? अभी जस्ट बताया, ठोस की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। तो उसी लाइन को इस तरह से लिख दिया है कि पदार्थों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रवों के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। रिक्त स्थान ज्यादा है यानी पकड़ कम है, तो उसको तोड़ना और आसान हो जाएगा। गैस में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होगा, पकड़ बहुत कम है, तो उसको तोड़ना इसी वजह से सबसे ज्यादा आसान था। हम अब पढ़ने जा रहे हैं गैसीय अवस्था, जो गैसियस स्टेट है, हमारा तीसरा स्टेट। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे ये आपको पता लगाना है कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। एक नॉर्मल सा एक टास्क दिया है आपको करने के लिए। उसके बाद आपको क्रियाकलाप दिया गया है बुक में।
जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ देखिए, 100 ml की 3 सिरिंज लेनी है और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर देना है। बिल्कुल यहाँ पर रबर कॉर्क लगा के बंद कर दिया और पिस्टन जो है जिससे हम पीछे से पुश करते हैं पिचकारी की तरह, उसको हम निकाल देंगे और इस सिरिंज में एक में क्या करेंगे, गैस भरेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, पानी भरना है और तीसरे में क्या करना है, चौक भरना है। चौक के टुकड़े भरने हैं, चौक से, जिससे हम स्लेट से लिखते हैं चौक से, वो भर देना है। उसके बाद पिस्टन को वापस लगा देना है। अब आपको क्या करना है, कंप्रेस करना है तीनों को, यानी स्पिंडित करने की कोशिश करना है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा जो सिरिंज है वो जल्दी कंप्रेस हो गया। तो आप बोलोगे जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे, या आप लोगों ने किया भी है, कि खाली सिरिंज को जब हम पीछे से पिस्टन से फोर्स लगाएंगे तो खाली सिरिंज बड़ी आसानी से कंप्रेस हो गया जिसमें हवा भरा हुआ था। अगर दूसरे सिरिंज की बात करें जिसमें हमने पानी भरा था, उस सिरिंज पर थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा तब जाके वो कंप्रेस हुआ। तीसरे की बात करें जिसमें हमने चौक के टुकड़े भर दिए थे, उसको अगर हम फोर्स लगाएंगे, उसके ऊपर हम पिस्टन पर जब हम फोर्स लगाएंगे तब हम महसूस करेंगे कि उसको कंप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसको कंप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहां से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि चौक का जो टुकड़ा हमने भरा था वो सॉलिड था और जो हवा भरा था वो गैस था और जो हमने जल भरा था वो लिक्विड था। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं या इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो गैस है उसको कंप्रेस करना आसान होता है, क्योंकि उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। उनके कणों के बीच में जो पकड़ होते हैं एक दूसरे के बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। इस वजह से उनको कंप्रेस करना आसान है, उनको दबाना आसान है। और लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल सॉलिड का है, क्योंकि उनके बीच में जो पकड़ होते हैं, कणों के बीच का पकड़, वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से मुश्किल है कंप्रेस करना उसको। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आ गया। हम देखते हैं कि हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर यूज होता है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज होता है। या अस्पताल में जब पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगाता है वो भी एक कंप्रेस्ड गैस होता है, स्पिंडित गैस होता है। आजकल वाहनों में हम देख रहे हैं ईंधन के रूप में सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सपिंडित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। अब देखिए, कंप्रेशन काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में क्या किया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, कंप्रेस करके ही रखा जाता है और एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस वजह से भेजा जा सकता है। इसी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। मम्मी अगर घर में कुछ पका रही होती है तो हम खुशबू से बता देते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये क्या है, ये एक डिफ्यूजन है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं, और जब हम तक पहुंचते हैं तो इस गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। तो पके, आपने गौर किया होगा कि पके हुए जो गर्म खाना होता है, जो पकते हैं गर्म खाना, उसकी महक हमारे पास कुछ क्षणों में ही पहुंच जाती है। लेकिन अगर गर्म के बदले ठंडा खाना है तो उसकी महक हमारे पास जल्दी नहीं पहुंचती है। और तुलना करें तो ठोस एवं द्रवों के विसरण से करना है आपको तुलना, और कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता में होता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। ठोस है, द्रव्य है और गैस दिया हुआ है। तो आप देखिए, ठोस के जो कण है वो एक दूसरे से बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल नजदीक है, पकड़ इनकी बहुत मजबूत है। और द्रव्य के जो कण है उनके बीच में रिक्त स्थान थोड़े से हैं, और गैस के जो कण है वो बिल्कुल ही दूर दूर है। देखिए, ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों के कण को आपस में कंपेयर कीजिए, तुलना करें तो हम देख पा रहे हैं कि जो ठोस के कण है बिल्कुल चिपके हुए एक दूसरे से, बिल्कुल पकड़ मजबूत है। और यहीं पर द्रव्य का बिल्कुल उतना ज्यादा नहीं है ठोस के कंपेयर में, लेकिन है। लेकिन गैस का तो बिल्कुल ही दूर दूर है। तो अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण, डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत तीव्र होता है। इसका कारण आपको यहां से डायग्राम के थ्रू देखने को मिल जा रहा है। आगे चलते हैं हम। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, अपना स्टेट को चेंज कर सकता है। तो हम अगर जल का एग्जांपल लेकर के देखें
तो जल 3 अवस्था में रह सकता है। कौन कौन अवस्था में? जल 3 अवस्था में रह सकता है, जैसे कि ठोस। ठोस में कौन रह सकता है? जैसे कि ठोस में बर्फ। द्रव्य में रह सकता है, द्रव्य में जैसे कि जल, लिक्विड स्टेट में ही तो है वाटर। और गैस, गैस में जैसे कि जब जल को गर्म करेंगे और उसका वाष्प बनेगा तो जल वाष्प क्या है? गैसियस अवस्था में आ गया। तो अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। और अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं खोजना चाहिए, बिल्कुल खोजना चाहिए। देखिए, अवस्था बदलने के दौरान क्या होता है कि पदार्थ के अंदर कुछ बदलाव होते हैं। इस बदलाव को समझने के लिए ये डायग्राम देखिए। ये एक बर्फ का टुकड़ा है या एक सॉलिड है, कोई भी ठोस कोई वस्तु हो सकती है। इसमें मान लीजिए कि ये एक जो मैंने ऐसा गोल सा बड़ा सा कलर किया है, ये एक कोई कण है। तो कण जो एक सॉलिड स्टेट में जो होता है, ठोस अवस्था में, वो क्या होता है? कण अपने पोजीशन पर क्या होता है? आगे पीछे ऐसे वो ऑसिलेट करते रहता है। आगे पीछे क्या करता है? ऑसिलेट करते रहता है। तो जब हम टेम्परेचर देंगे तो कण जो अपने अवस्था पर वो आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा था, वो अपने पोजीशन से, वो अपने जगह से हट जाएगा और उसके कारण क्या होगा? अवस्था में चेंज हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन आएगा। इसको हम अभी नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल में जस्ट समझेंगे, डरने वाली बात नहीं, अभी जस्ट समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर तापमान परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान परिवर्तन का ये हम समझेंगे और अभी जस्ट सब समझ में आ जाएगा। आपको एक क्रियाकलाप से समझाने की कोशिश किया जा रहा है। एक बीकर लेंगे, उसमें 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले और यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में जैसा दिया हुआ है, इस बीकर में बर्फ के टुकड़े को इस तरह से आप पूरा एक सेटअप तैयार कर ले और थर्मामीटर को इस प्रकार से यहाँ पर लटका दे कि वो बर्फ का टेम्परेचर को माप पा रहा हो, छू पा रहा हो। और धीमी आंच नीचे से आपको जलाना है और गर्म करना शुरू करना है। तो जब बर्फ पिघलेगा तो तापमान को नोट कर लेना है। तो जाहिर सी बात है, जब बर्फ कंडीशन में था तो तापमान बहुत कम होगा और जब ये पिघलना शुरू हुआ यानी गर्म होना शुरू हुआ तो तापमान क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब पूरा का पूरा पानी पिघल जाए, बर्फ जब पानी में परिवर्तित हो जाए तो उसको और गर्म करेंगे तो वो वाष्प में परिवर्तित होगा। तो वो टेम्परेचर जो है, वो जो तापमान है वो और इंक्रीज करेगा, वो और बढ़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या है कि जल के द्रव्य अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। क्या आप नोट कर पाएंगे? नोट ये आप करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब आगे है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिक ऊर्जा बढ़ती है। हमने पहले भी पढ़ा है कि तापमान बढ़ाएंगे तो गतिक ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिक ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण जो होते हैं वो अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमने डायग्राम में अभी थोड़ी देर पहले बोला था वो अभी समझ में आएगा, इसलिए जरा ध्यान से सुनिए। क्या कहा जा रहा है कि गतिक ऊर्जा जो होती है उसमें वृद्धि होने पर, बढ़ोतरी होने के कारण कण जो है वो अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। मैंने बोला था यहाँ पर डायग्राम में कि ये जो मॉलिक्यूल है वो अपने पोजीशन पे कंपन करते रहता है, आगे पीछे ऑसिलेट करते रहता है, अपने एक फिक्स जगह पे, अपने एक निश्चित जगह पे कंपन करते रहता है। लेकिन जब हम उष्मा देंगे, जब टेम्परेचर देंगे तो उष्मा के द्वारा दी गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है और इस कारण क्या होता है? कण अपने नियत स्थान, जो फिक्स स्थान पे जो आगे पीछे ऑसिलेट कर रही थी, कंपन कर रही थी, उसको छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। आपने उस कण को दे दी ऊर्जा और जब ऊर्जा मिल जाती हो तो वो और तेजी से ऐसे क्या करते हैं? और तेजी से आगे पीछे क्या करते हैं? कंपन करने लगते हैं। कहाँ गया? ये रहा। वो और तेजी से आगे पीछे स्पीड से कंपन करने लगेगा। तो उसके कारण क्या होगा कि एक ऐसा अवस्था आएगा कि जब ठोस पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ठोस द्रव्य में। क्यों? क्योंकि वो कण इतना तेजी से कंपन करने लगा और अपने अवस्था को छोड़ दिया, यानी अपने स्थान को छोड़ करके, ध्यान दीजिए, अपने स्थान, जिस पोजीशन पे वो आगे पीछे कंपन कर रहा था यूं उसको छोड़ करके वो अधिक स्वतंत्र गति से कंपन करने लगता है। इस वजह से वो फ्री हो जाता है कण, और फ्री हो जाता है तो एक ऐसा अवस्था आता है जब वो ठोस अवस्था को छोड़ करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ से आपको ये समझ में आया। और जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह उसका गलनांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो आपको गलनांक का डेफिनेशन क्या
पूछेगा तो आप लिखेंगे कि जिस तापमान पर, ध्यान दीजिएगा, जिस तापमान पर ठोस जो है यानी सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव्य बन जाता है, उसको, उस तापमान को क्या कहते हैं, जिस तापमान पर यह काम हुआ उस तापमान को गलनांक कहते हैं। ठीक है। और बॉक्स में यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि किसी ठोस का जो गलनांक होगा उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। सामर्थ्य मतलब होता है शक्ति को दर्शाता है। किसी का अगर सामर्थ्य ज्यादा होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो उसका गलनांक क्या होगा? आप ही बताइए, उसका गलनांक क्या होगा? गलनांक जो होगा वो ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो होगा उसका ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि उसका आकर्षण बल ज्यादा है। उसके कण जो है एक दूसरे को ज्यादा तेजी से, ज्यादा टाइटली पकड़ के रखे हैं, ज्यादा मजबूती से पकड़ के रखे हैं, तो इसीलिए उनका गलनांक ज्यादा हो जाएगा। बर्फ का गलनांक आपको दिया हुआ है 273.16 केल्विन है। ये जो आपको लिखा हुआ है के जो है वो केल्विन होता है। के से क्या होता है? केल्विन। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन है। यहाँ पर नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि तापमान की अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट, एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन है। और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.16 केल्विन के बराबर होता है, जो कि हमने यहाँ पर देखिए पढ़ा है। 273.16 क्या है? केल्विन होता है। इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, देखिएगा नोट में छोटा में लिखा हुआ है और कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिया हुआ जो तापमान आपको क्वेश्चन में होगा उसमें से 273 घटा देना है, और सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देना है। क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 32 डिग्री सेल्सियस है, उससे आपको केल्विन में टेम्परेचर बदलना है, कितना होगा? तो हमने क्या सीखा कि किससे बदलना है? सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, तो दिए हुए तापमान में 273 जोड़ दीजिए। तो दिया हुआ तापमान कितना है? 32। 32 में हम क्या जोड़ रहे हैं? 273 जोड़ रहे हैं। कितना हो जाएगा? 305। तो आंसर क्या हो जाएगा? 305 केल्विन हो जाएगा। इसी तरह से जब हमको दिए हुए तापमान में से, मतलब हमको जब केल्विन से सेल्सियस में बदलना होगा तब हम क्या करेंगे? तो केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम 273 जोड़ देंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। यहां पर देखिए एक फ्लो चार्ट आपको दिया हुआ है, जहां पर दिया हुआ है ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था को जब हम गर्म करते हैं, पीछे भी हमने पढ़ा था उष्मा, यानी हमने क्या किया? हीट दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? द्रव्य अवस्था में हो गया। जब हम बर्फ को गर्म किए थे तो क्या बना था? पानी बना था, तो द्रव्य अवस्था में कन्वर्ट हो गया। और हीट किए और उष्मा प्रदान किए, तब क्या हो गया? वो गैसियस अवस्था में कन्वर्ट हो गया। और उसी तरह जब हम गैसियस अवस्था को शीतलता देंगे यानी ठंडा करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तब क्या होगा? वो द्रव्य अवस्था में आएगा। और द्रव्य अवस्था को जब हम शीतलता प्रदान करेंगे, ठीक उसके विपरीत वो किस में बदल जाएगा? ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको ये समझने में आसानी होगी। यानी अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर भी हम क्या कर सकते हैं? एक पदार्थ को दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं। हमने देखा तापमान बदला, ठोस को तापमान दिया तो द्रव्य में बदल गया, और द्रव्य को जब हमने उष्मा दी तो वो गैसियस अवस्था में बदल गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमको तापमान बदलेंगे तो क्या होगा? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ जा सकता है। और हमने क्या सीखा कि गर्म करने पर भी पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, और गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव्य से गैस बन जाता है, हमने अभी देखा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। वैसे भी कुछ पदार्थ होते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। द्रव्य अवस्था से में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है, जब हम ताप देंगे, उष्मा प्रदान करेंगे तो कैसे चेंज होगा, वो हमने पढ़ लिया। अब दाब परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है।
हमने अभी पढ़ा है कि कोई पदार्थ टाइटली लिंक्ड होता है, बहुत तेजी से बहुत टाइटली पकड़ के रखता है, बहुत मजबूती से, कुछ कम टाइटली पकड़ के रखता है। तो उसके कारण जो है विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने या कंप्रेशन करने पर क्या होगा, ये सब आपसे पूछा है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और पूछ रहा है आपसे कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है, ये बताया गया। एक पिस्टन दिया है, ये देखिए ये क्या है, एक पिस्टन दिया और ये आपको सिलेंडर दे रखा है। पिस्टन से आपको इसके बीच में जो प्रेजेंट है उसको आपको दबाना है। पिस्टन सिलेंडर 3 जगह दिया है। तो क्या होगा दबाने से? दबाने से क्या होगा कि दाब बढ़ाने पर जैसे जैसे आप ऊपर से फोर्स बढ़ाइएगा तो दाब बढ़ाने पर पदार्थों के जो कण है वो समीप आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पदार्थों के जो कण थे वो काफी दूर दूर थे, दिख रहा है काफी दूर दूर थे। लेकिन जब हम बाहर से फोर्स लगाए, बल प्रयोग किए पिस्टन के ऊपर, तो ये पदार्थों के कण जो है वो काफी धीरे धीरे नजदीक आने लगे। और यहाँ पर देखिए तो पदार्थों के कण बिल्कुल ही नजदीक आ गए। तो दाब बढ़ाने पर यह फर्क पड़ रहा है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव्य में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेरिक हो, ध्यान देने वाली बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर हो, तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं। ड्राई आइस किसको कहते हैं? ड्राई आइस किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस हो, द्रव्य हो या गैस हो, दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। दाब और तापमान के द्वारा जो दो है, इन दोनों के द्वारा तय होती है। तापमान के द्वारा हम समझ गए और दाब के द्वारा भी हमने देखा कि दाब जैसे जैसे हम दे रहे हैं, देखिए जैसे जैसे पिस्टन को हम दबा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के जो कण है वो समीप ला रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर पहले दूर थे, उसके बाद थोड़ा कम दूर हुए और जब हमने दाब ज्यादा किया तो पदार्थ के जितने भी कण थे वो समीप आ गए। और यहाँ पर आपको डायग्राम में तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का जो अंतरा रूपांतरण है, इंटरकन्वर्टिबल होता है कि द्रव्य को जब हम वाष्पीकरण इवापोरेट करेंगे तो क्या बनेगा, टेम्परेचर दिए तो गैस बनेगा। गैस का जब ठोस को करेंगे डायरेक्ट तो ऊर्ध्वाधपतन होगा तो गैस बन जाएगा, फिर गैस ठोस बन जाएगा। अगर यही द्रव्य को जमाएंगे तो ठोस बन जाएगा। द्रव्य मतलब जल, जल को जमा रहे थे तो बर्फ बन रहा था, ठोस बन रहा था। तो ये अवस्थाओं, तीनों अवस्थाओं का आपस में कैसे कैसे बदलता है वो इस फ्लो चार्ट में बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, एटमॉस्फेयर यानी गैसीय दाब का मापन का मात्रक क्या है? वो SI मात्रक पास्कल है। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस में मापते हैं? पास्कल में। और ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। 1 atm बराबर 1.01 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। और वायुमंडल में जो वायु का दाब होता है उसी को तो हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, नाम से ही पता चलता है। और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहते हैं। ये जनरल प्रेशर है जो कि 1 atm के बराबर होता है। तो समुद्र के सरफेस पे अगर आपसे पूछा जाए तो कितना प्रेशर लगता है तो आप बोलिएगा कि 1 atm लगता है। और 1 atm के बदले अगर पास्कल के टर्म में पूछे तो आप बोलिएगा 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल प्रेशर लग रहा होता है। इसी तरह से वाष्पीकरण को हम समझते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव उष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसे कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ये भी एक उदाहरण है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं और कभी नहीं रुकते हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव्य या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिक ऊर्जा होती है और द्रवों के सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिक ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। हमने देखा था इसी कारण से जब एक अपने फिक्स पोजीशन पर एक कण जो है वो आगे पीछे ऐसे ऐसे वो क्या कर रहा था, जब वो ऑसिलेट कर रहा था, कंपन कर रहा था, तो इतनी गतिक ऊर्जा मिल गई कि वो अपने फिक्स पोजीशन, फिक्स स्थान को छोड़ करके इतनी
कंपन करने लगा कि उसका स्टेट कन्वर्ट हो गया सॉलिड से लिक्विड में। तो यही कह रहा है कि द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिक ऊर्जा हो जाती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। यानी वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें आपने क्या किया, मान लीजिए इस जनरल एग्जांपल से समझे तो पानी को आप भाप बना रहे हैं टेम्परेचर दे करके, उबाल करके, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इवापोरेशन कहेंगे या वाष्पीकरण कहेंगे। अब हमें पढ़ना है कि वाष्पीकरण को कौन कौन सा कारक जो है प्रभावित करते हैं उसके बारे में। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सतह क्षेत्र, सरफेस एरिया बढ़ाने पर क्या जानते हैं हम लोग कि वाष्पीकरण बढ़ जाता है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सरफेस पर होने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण क्या होगा, इवापोरेशन बढ़ जाएगा। इसको इस एग्जांपल से हम समझते हैं। कपड़े जब हम सुखाने जाते हैं, रस्सी पर फैलाते हैं, तो हम कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैला देते हैं, ऐसा नहीं कि समेट करके रखते हैं, हम उन्हें फैला देते हैं। फैलाने पर क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है उन कपड़े का, मतलब वो जो होते हैं फैलाने पर उनका सतही प्रक्रिया होता है वाष्पीकरण, तो फैलाने पर उनका सरफेस एरिया बढ़ गया, सतही क्षेत्र बढ़ गया, उस कारण से कपड़े क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। तो ये एक सतही प्रक्रिया है, सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा है कि तापमान में वृद्धि। तो तापमान बढ़ने पर क्या होता है, अधिक कणों को पर्याप्त गतिक ऊर्जा मिलती है और उसके कारण वो क्या होते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उतना ज्यादा क्या होगा, इवापोरेशन होगा, उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। यानी तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, वाष्पीकरण। जितना ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण का प्रक्रिया होगा। उसके बाद क्या है, आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जो जलवाष्प की मात्रा जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है, जिसको हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। मतलब आपके आसपास के वातावरण में अगर बारिश का मौसम हो तो बारिश के मौसम में या ठंड के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। इसका कारण ये है कि ठंड के मौसम में हमारे आसपास के वातावरण में नमी होती है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारे आसपास के वातावरण में पहले से ही जल का वाष्प मौजूद हो, पहले से ही जल का वाष्प पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण क्या होगी, घट जाएगी। कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, यानी वाष्पीकरण जल्दी नहीं होगा। उसकी होगा, सूखेगा, लेकिन 1-2 दिन लग जाएंगे सूखने में। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जल का जो पहले से मात्रा ह्यूमिडिटी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, हमारे आसपास जो प्रेजेंट होता है, उसके कारण क्या होता है, वाष्पीकरण का दर घट जाता है। अब तीसरा पॉइंट है कि वायु की गति में वृद्धि। तीसरे पॉइंट में कौन कारक जो है वो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, वायु की गति में वृद्धि। हम लोग जानते हैं कि जब धूप नहीं उगा हुआ हो और जब कपड़े सूखने को डालते हैं और हवा बहुत तेज चलता हो तब भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो क्यों सूखते हैं, क्योंकि वायु की गति जो होती है वो वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। देखिए जहां पर हमने कपड़े डाले हैं सुखाने के लिए उसके सराउंडिंग में, आसपास में जो ह्यूमिडिटी होगी, जल वाष्प के कण जो पहले से मौजूद होंगे वो वायु के तेज बहाव के कारण उसके साथ ही उड़ गए। तो अब उस एरिया में क्या हुआ, जल वाष्प के कण की कमी हो गई और जब जल वाष्प के कण की कमी होगी तो क्या होगा, इवापोरेशन होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया आसानी से होगी। तो जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह से वायु की गति भी क्या करती है, वाष्पीकरण को प्रभावित कर रही है। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर सा प्रश्न दिया है आपके पुस्तक में कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जो इवापोरेशन होता है उसके बाद आपको ठंडा कैसे महसूस होता है। तो देखिए 3 एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। पहला है, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होता है। क्यों होता है, इसका वजह आप लोग बताइए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब खुला हुआ बर्तन में हम पानी रखेंगे तो उसके आसपास जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा, कुछ तो वातावरण में टेम्परेचर होगा, उस तापमान के वजह से वाष्पीकरण होते रहता है। और वाष्पीकरण के दौरान
कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए आसपास क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। और हम लोग हमेशा जानते हैं ऊर्जा जो होता है वो हमेशा हाई से लो टेम्परेचर भी क्या है, एक ऊर्जा है, वो हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा एनर्जी फ्लो करता है। तो टेम्परेचर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर भी एक तरह का ऊर्जा है। तो ऊर्जा हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, ज्यादा से कम की तरफ। तो जब वो क्या करता है, कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण क्या करते हैं, जहां पर ऊर्जा ज्यादा है वहां से कम की तरफ वो ऊर्जा फ्लो होता है, और इस वजह से क्या होता है, शीतलता हो जाती है। अगर हम जो लेडीज होंगे और या जो छात्राएं होंगी वो नाखून पॉलिश लगाते हैं, तो नाखून पॉलिश को हटाने के लिए आप एसीटोन का यूज करते हैं। तो जब आप एसीटोन को अपने हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण क्या करते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर जो हथेली की गर्मी होती है उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेती है और वाष्पीकृत हो जाती है। क्या होती है, वाष्पीकृत हो जाती है, यानी इवापोरेट होके उड़ जाती है तुरंत, और जिससे हथेली पर क्या होती है, शीतलता महसूस होती है। ऐसा आप अभी जस्ट कोरोना का काल खत्म हुआ है, कोविड-19 का काल खत्म हुआ है, तो आप उसमें सैनिटाइजर यूज कर रहे होते होंगे। सैनिटाइजर में क्या होता है, जब आप सैनिटाइजर हथेली पर डालते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे उसको आप रब करते हैं, हथेली पे रगड़ते हैं, तो ऊर्जा प्राप्त करके वो क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है, उसका वाष्पीकृत हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है वो, और आपको क्या लगता है, शीतलता महसूस होता है हथेली पर, वो भी इसी कारण से होता है। तीसरा एग्जाम्पल है, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर या खुले स्थान पर क्या करते हैं, जल छिड़कते हैं। क्यों जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण से गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्योंकि जल हम जब छिड़काव करेंगे जल का तो क्या होगा, वह जगह शीतल हो जाएगा। तो क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण देने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप दे सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि और क्या उदाहरण हो सकता है। एक और सवाल है यहाँ पर कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। लोग कहते हैं कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब गर्मी होती है तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, पसीना चलता है, जिससे हमें क्या होती है, शीतलता मिलती है। और जैसा अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं वैज्ञानिक पदार्थों की 5 अवस्थाओं की चर्चा करने। उससे पहले इस सवाल का क्या जवाब है कि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, और पसीना आने से वजह से हमें क्या होती है, शीतलता मिलती है। तो सूती कपड़े पहनेंगे तो सूती कपड़े के थ्रू जब हवा जाएगा हमारे शरीर को लगेगा तो हमें ठंडक महसूस होगा। तो ठंडक महसूस करने के लिए हम गर्मियों में क्या करते हैं, सूती कपड़े को पहनते हैं। हमने अभी तक पदार्थ के 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। कौन कौन? ठोस, द्रव्य और गैसियस, 3 स्टेट के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा हो रही है। वैज्ञानिक जो है वो पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। आपको 3 अवस्था के बारे में ही पढ़ना है, पांचों के 5 अवस्था के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन चौथा और 5वां अवस्था के बारे में थोड़ा सा जानने को कह रहा है। देखिए यहाँ पर डाल दिया है, इसे भी जाने, थोड़ा सा चर्चा कर लिया गया है तो आप जान ले तो बेहतर होगा। चौथा अवस्था जो है वो है प्लाज्मा। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, काफी एनर्जी होती है इस अवस्था में। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, किस अवस्था में होते हैं? गैस के फॉर्म में होते हैं और आयंस के फॉर्म में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात करें या नियॉन बल्ब जो होता है उसमें क्या भरा होता है, उसमें प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है भरी हुई। विद्युत ऊर्जा यानी जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इस गैस के थ्रू, तो ये गैस क्या होता है, चार्ज्ड हो जाता है, यानी आवेशित हो जाता है। इस गैस के ऊपर कुछ चार्ज हो जाता है। चार्ज प्रेजेंट होने से ट्यूब क्या होता है या बल्ब जो होता है वो उसके अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है, और इसी वजह से बल्ब से रोशनी निकलता है। क्या हुआ, फिर से समझते हैं कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा भरा होता है, और नियॉन बल्ब के अंदर जो प्लाज्मा भरा होता है, जो नियॉन गैस होता है, या फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो हीलियम होता है, वहां से क्या हमने जब लाइट दिया, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की, तो वो उस पे क्या होते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, उस पे चार्ज आ जाता है, और चार्ज होने के कारण, आवेशित होने के कारण उसके अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। और गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक निकलती है, तो नीली, पीली, लाल
ऑरेंज, सफेद, इस तरह का लाइट जो है वहां से निकलता है। और प्लाज्मा के कारण ही, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा, कि प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। सूरज और तारा जो चमकते हैं वो प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है, ज्यादा तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तो इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है प्लाज्मा का। और पांचवा स्टेट के बारे में जो है उसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बारे में जान लेते हैं। सन 1920 का बात है, एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। भारतीय ही थे ये। उन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्थाएं के लिए कुछ गणना की थी। उन गणनाओं के आधार पर बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने क्या किया कि पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की। किसके आधार पे? सत्येंद्र नाथ बोस जो भारतीय थे, उनके गणना के आधार पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक भविष्यवाणी की पांचवें अवस्था की। इसीलिए इन दोनों ने मिलकर काम किया, तो इस पांचवें अवस्था का नाम हमने क्या रख दिया? सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से बोस लिया और आइंस्टाइन के नाम से आइंस्टाइन लिया, तो इसका नाम पड़ गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। शॉर्ट फॉर्म बोले तो बीईसी, बी से बोस, ई से आइंस्टाइन और सी से कंडेंसेट। इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एडी के कॉर्नेल, उल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वेमैन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में जो सबसे सम्माननीय पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया। क्या किया उन्होंने? जो इसकी भविष्यवाणी की थी आइंस्टाइन ने कि हाँ पांचवा स्टेट कुछ होता होगा पदार्थ का, उस अवस्था को उन्होंने फिजिकली यानी भौतिकी सामने में प्राप्त किया, उस अवस्था को खोज निकाला। इसीलिए उनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला और उससे सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस, इसकी घनत्व जो है कितनी कम है वो समझ लीजिए कि सामान्य वायु की जितनी घनत्व होती है उसका भी 1,00,000वें भाग निकाल लीजिए। उतनी कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से आप ये बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप गूगल कर सकते हैं। तो ये आपका पदार्थ का पांचवा स्टेट के बारे में था। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। मैंने कुछ पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत रह जा रहा है तो आप बेशक कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या समझने में दिक्कत हुई, आपको कमेंट में जवाब दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे ही इसी तरह का वीडियो मिलने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगर कोई नया वीडियो जाए तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जल्द ही इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। आप बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।